नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया बेटा, जैसे देखिए आप, बंदर उछल रहा है, मालिन फूल चुन रही है, लड़का पढ़ रहा है। अब इसमें आपने 3 वाक्यों में देखे कि तीनों में लाल रंग से कुछ शब्दों को लिखा गया है। वो क्या हैं? जो ये कार्य कर रहे हैं उन शब्दों को हमने लाल रंग से दिखाया है, और जो लाल रंग से ये दिखाए गए शब्द हैं ये क्रिया है। बंदर क्या कर रहा है? उछल रहा है। कौन सी क्रिया कर रहा है? उछलने की। मालिन फूल चुन रही है, मालिन फूल चुन रही है, ये इसकी क्रिया है। लड़का पढ़ रहा है, पढ़ रहा है क्रिया है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जिन शब्दों में किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, बाहर धूप है, ठंडी हवा चल रही है, तो चल रही है क्या है? क्रिया है। इसी प्रकार झरने से पानी गिर रहा है क्रिया। पर्दा हिल रहा है क्रिया। तो इसे कहते हैं क्रिया। किसी काम के करने या होने का बोध जो कराता है शब्द, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है इसका अर्थ काम। मतलब वाक्य में जो काम किया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, जैसे देखिए, आना जाना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, बोलना उठना बैठना, रहना बदलना, चढ़ना सुनना, ये सब क्या हैं? क्रियाएं हैं। समझ में आ गई? एक बात इस पे जो देखने वाली होती है, समझने वाली, वो है कि क्रिया तो हमने देख ली कि क्रिया हो रही है, लेकिन क्रिया कौन कर रहा है? जो क्रिया करता है उसे कहते हैं कर्ता। काम करने वाले को कहते हैं कर्ता। जैसे हमने देखा, बाहर धूप है, ठंडी हवा चल रही है, तो यहाँ ठंडी हवा क्या है? कर्ता। मतलब ये कर्म कर रहा है। हवा जो है वो अपना कर्म कर रही है, चल रही है। माधुरी पढ़ रही है, तो यहाँ पढ़ रही है क्या है? क्रिया। वो काम कर रही है, लेकिन कौन कर रही है? माधुरी। तो माधुरी क्या होगी? कर्ता। समझ में आ गई? एक और हम इसमें देखने की बात होती है कि धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब वो कैसे पता चलेगा? जैसे देखिए बेटा, आप ज़्यादातर देखते हो कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, लिखूँगा, लिखता, लिखा, लिखेगा, लिखना, लिखो, लिखिए। अब इन शब्दों में अलग अलग आपने देखा है कि अलग अलग शब्द में प्रत्यय लगाकर और कोई भी अलग से एक शब्द वो वर्ण लगाकर इसको अलग अलग बदला है। इसका रूप इसका अंश लगाकर, मतलब किसी भी मेन जो मुख्य जो शब्द है उसके साथ एक छोटा सा शब्दांश लगाकर उसको बदल दिया है। तो जो मेन रूप से, जो हमारी मुख्य रूप से जो शब्द था हमारा, इसमें लिख था। अब लिख के साथ हम लिखूँगा, लिखता, लिखा, लिखेगा, लिखना, लिखो, लिखिए, ये सब जोड़कर हमने क्रिया बना दी। लेकिन हमारा जो मूल रूप से जो क्रिया का रूप था वो क्या था? लिख। तो लिख क्या होगा? हमारी धातु कहलाएगी। मतलब क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहेंगे? धातु। क्लियर है? जैसे और भी आपने कई बार पढ़ा होगा शब्द पढ़, आ जा चल खा गा। तो पढ़ से पढ़ना, पढ़ाकू, पढ़ाई, आ से आना, आएगा, जा से जाना, जाएगा, चल से चलना, चलाऊ, खा से खाएगा, खाना, गा से गाना, गाएगा। ये सब हम शब्द बनाते हैं, लेकिन जो मूल रूप से जो हमारी जो शब्द होते हैं वो हमारी क्रिया की धातु होती है। धातुओं से ही हम शब्दों का निर्माण करते हैं। क्लियर है ये बात आपको? अब देखिए कि ऐसे कौन से शब्द होते हैं जिनसे हमारी क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले है लिंग। कर्ता, यानी कर्ता जो काम करने वाला है, वो चाहे स्त्रीलिंग है तो क्रिया उसी के अनुसार होगी, और पुल्लिंग है तो वो उसके अनुसार होगी। जैसे देखिए,
पुल्लिंग में अगर हम कहते हैं कि गायक गाना गा रहा है, तो गा रहा क्या, क्रिया, लेकिन हमने गायक के अनुसार इसको लिखा है गा रहा है। अगर हम इसी को स्त्रीलिंग में लिखें तो हमारा होगा गायिका, गायक का स्त्रीलिंग गायिका, तो गायिका के अनुसार ही हम उसके अपने क्रिया को बदल देंगे, क्रिया के रूप को बदल देंगे। गायिका गा रही है, अब गा रहा की जगह हमने क्या लिख दिया, गा रही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या हुई कि लिंग के अनुसार क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, वचन के अनुसार भी क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम सपोज देखें कि बालक खेल रहा है, अब खेल रहा है क्रिया कर रहा है, बालक एक है तो हम लिखेंगे खेल रहा है। अगर हम इसको बहुवचन में लेते हैं, बालक खेल रहे हैं, एक बिंदी से अनुस्वार से हमने इसको बहुवचन में बनाकर अपनी क्रिया को बदल दिया, रहा है की जगह रहे हैं। समझ में आ गई, क्लियर है। अब हमारा हमने देखा कि क्रिया किस तरह या क्रिया पर किन किन का प्रभाव पड़ता है, लिंग का प्रभाव पड़ता है और वचन का प्रभाव पड़ता है। अब हमारे आते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के बेटा दो भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। सबसे पहले हम करेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक का शाब्दिक अर्थ होता है बिना कर्म के, मतलब बिना काम के, जिसमें कोई कार्य ना हो। जैसे देखिए, लड़की हंसती है, क्या हंसती है, इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है। पक्षी उड़ा, पक्षी उड़ा, क्या उड़ा, कोई कर्म नहीं हो रहा है। रेल चलती है, कैसे चलती है ये भी नहीं बताया, क्यों चलती है ये भी नहीं बताया, तो हमें इसमें कोई भी कर्म होता प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं इसे अकर्मक क्रिया। सूरज चमकता है, कैसे चमकता है, कब चमकता है, क्या चमकता है, कब, क्यों, कहाँ, इसका हमें प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये होगी अकर्मक क्रिया। समझ में आ गई। अब देखिए सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का अर्थ ही होता है कर्म के साथ, सकर्म, सकर्म यानी कर्म के साथ। जो क्रिया कर्म के साथ, जिस क्रिया में कर्म का दर्शाया जाए। जैसे देखिए, कुम्हार घड़े बनाता है, कुम्हार क्या बनाता है, घड़े, कर्म कर रहा है। दर्जी कपड़े सिल रहा है, दर्जी क्या कर रहा है, कपड़े सिल रहा है। कपड़े कौन सिल रहा है, दर्जी सिल रहा है। तो हमें दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। डाकिया पत्र बांटता है, बांटता है क्रिया है, डाकिया करता है और कर्म क्या है उसका, पत्र बांटना। ठीक है। मीना स्वेटर बुन रही है, मीना करता है, स्वेटर बुनना उसका कर्म है और बुन रही है क्रिया है। तो यहाँ हमें कर्म का पता चलता है। तो सकर्मक क्रिया की व्याकरण की दृष्टि से क्या परिभाषा होगी? जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, धोबी कपड़े धोता है, अब धोबी क्या है, कर्ता, कर्म क्या है, कपड़े, और क्रिया क्या है, धोता है। चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रकार क्या है, कर्ता, चित्र क्या है उसका कर्म, काम कर रहा है, और क्रिया क्या है, बनाता है। चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रकार में कर्ता चित्रकार, चित्र कर्म और बनाता है क्रिया। तो ये हो गया आपका प्रयोग के आधार पर। अब है हमारा, देखिए, जो सकर्मक क्रिया देखी थी उसके भी दो भेद होते हैं, एकक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। अब एकक कर्मक क्रिया क्या कहते हैं? जिस क्रिया का केवल एक ही कर्म हो, मतलब वाक्य में जब कर्म होता है तो वो एक ही होता है, उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। एकक कर्मक क्रिया, देखिए, बच्चा फल खाता है, बच्चे ने एक ही कर्म किया है, वो फल खा रहा है। नौकर कपड़े धो रहा है, नौकर काम कर रहा है लेकिन एक ही काम कर रहा है, सिर्फ वो कपड़े धो रहा है, तो इसमें एक ही क्रिया हो रही है, एक ही कर्म है इसमें। गाय पानी पीती है, गाय सिर्फ पानी पी रही है। मुर्गी दाना चुग रही है, मुर्गी एक ही कर्म कर रही है, दाना चुगने का। ठीक है। अब कुछ ऐसे भी क्रियाएं होती हैं जिसमें दो इकट्ठी होती हैं, जिसे हम द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं, मतलब दो काम एक साथ होते हैं। जैसे देखिए, औरत पक्षियों को दाना डाल रही है, औरत
पक्षी और दाना ये दो हैं, पक्षी और दाना दो कर्म कर रही है। किसान पौधों को पानी दे रहा है, किसान करता है पौधों और पानी, ये दो क्या है, कर्म है, और दे रहा क्रिया। चिकित्सक रोगी को दवा पिला रहा है। अब यहाँ दो क्रियाएं हो रही हैं, चिकित्सक जो है वो रोगी को दवा पिला रहा है, तो दो क्रियाएं यहाँ हुई हैं। माँ बच्चे को रोटी खिला रही है, माँ तो करता है, बच्चे और रोटी क्या है, उसके कर्म हैं, और खिला रही है क्रिया है। तो ये होंगी द्विकर्मक क्रिया, जहाँ एक साथ दो कर्म आते हैं। समझ में आ गई? तो ये हमारा था प्रयोग के आधार पर। अब हम करते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है सामान्य क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 6। सबसे पहला है सामान्य क्रिया। कुछ क्रियाएं भाषा में रूढ़ शब्द के रूप में प्रचलित होती हैं। अब सबसे पहले हमें ये पता होगा, हमने पीछे भी पढ़ा था कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द बेटा वो शब्द होते हैं जो स्वतंत्र अर्थ प्रकट नहीं करते। यदि हम जैसे देखिए खेलना, अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो ये खे प्लस ले प्लस ना, तो अलग अलग ये शब्दों को अर्थ प्रकट नहीं करेंगे, इनका कोई अर्थ नहीं होगा। जो शब्द स्वतंत्र अर्थ प्रकट ना करे उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। तो जो क्रियाएं भाषा में रूढ़ शब्द के रूप में प्रचलित होती हैं और उनके साथ धातु में ना जोड़ दिया जाए, जैसे वह पत्र लिखती है, राधा अब नाचेगी। अब नाच मूल क्रिया है और गी इसका प्रत्यय लगा दिया साथ में, तो ये बन गया सामान्य क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती हैं जिस क्रिया शब्द में यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करने की प्रेरणा देता है या दूसरे से काम करवाता है। जैसे देखिए, जैसे हम कोई कार्य खुद नहीं करते लेकिन हम दूसरों से करवाते हैं। जैसे एक अध्यापिका है, वो स्वयं पाठ नहीं पढ़ रही, वो दूसरों से बच्चों से पढ़वाती है, बच्चों से वो पाठ का अध्ययन करवा रही है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जिसका देखिए क्रिया है चलना, अगर हम प्रेरणार्थक क्रिया उसकी बनाते हैं तो चलाना या चलवाना, स्वयं नहीं कर रहा है कर्ता, चलवा रहा है किसी से या किसी और को चलाने के लिए प्रेरणा कर रहा है। समझ में आ गई? जिस क्रिया में कर्ता स्वयं का क्रिया नहीं करता, कर्म नहीं करता, बल्कि दूसरे से करवाता है, ऐसी क्रिया को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अब है संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है, मतलब दो क्रियाएं होती हैं और आपस में मिलकर वो एक क्रिया बना देती है। वह पढ़ रहा है, वह रह भी रहा है और पढ़ भी रहा है, दो क्रियाएं हो रही हैं। कल मेहमान चले जाएंगे, कल मेहमान चले और फिर जाएंगे, ठीक है, दो क्रियाएं इकट्ठी हो रही हैं, तो इसे कहेंगे संयुक्त क्रिया। नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जब प्रत्यय लगाकर, शब्दांश लगाकर जो क्रिया बनती है, जैसे नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे बात से बता या बताना या बतलाना, लज्जा से लजाना, हाय से हथियाना हथाना, हथिया या हथियाना, लालच से ललचा या ललचाना। जिस क्रिया में के अंत में संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लग जाता है, ठीक है, और वो क्रिया बन जाती है, तो उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। जिस क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, मतलब कि एक क्रिया पहले होगी या नहीं होगी ये दूसरी क्रिया के पूरे होने के बाद ही पता चलता है। जैसे वह पढ़कर सोएगा, पहले वह पढ़ेगा उसके बाद सोएगा, मतलब पढ़ेगा वो कितनी देर पढ़ेगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके बाद वो दूसरी क्रिया करेगा। कौन सी क्रिया? सोने की। समझ में आ गई? वह पहले पढ़ेगा और फिर वो सोएगा, इसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। इसके बाद है हमारी अनुकरणात्मक क्रिया। जिस क्रिया शब्द में किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनाए जाते हैं। जो क्रिया, कुछ क्रिया ऐसी होती है जो किसी की ध्वनि के अनुसार उसको बनाया जाता है। ज़्यादातर ये आवाज़ के ऊपर, ध्वनि के ऊपर निर्भर करती है ये क्रिया। जैसे खट से खटखटाना, टन से टनटनाना, हिन से हिनहिनाना, भिन से भिनभिनाना। ये ज़्यादातर जो क्रिया होती है अनुकरणात्मक
अनुकरण मतलब अनुकरण करना, नकल करना, उसका पीछा करना, ऐसी क्रियाएं ध्वनि के ऊपर निर्भर करती हैं। समझ में आ गई? तो आज हमने जो क्रिया का पाठ पढ़ा उसमें देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए क्रिया कहती है। जो अब कौन काम करता है? जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। क्रिया का किस पर प्रभाव पड़ता है, किसके कारण क्रिया बदलती है, हमने पढ़ा है लिंग और वचन के अनुसार। क्लियर है? और जो क्रिया का मुख्य मूल रूप जो होता है वो धातु होता है, और क्रिया शब्द का निर्माण धातु से ही होता है। कोई भी जो क्रिया होती है वो धातु से बनती है। क्रिया के दो भेद थे, कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया के भी दो भेद थे, एक अकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद थे, सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक जिसमें हम खुद कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, दूसरों से करवाता है, संयुक्त क्रिया जिसमें दो क्रियाएं मिलकर करती हैं, नाम धातु क्रिया जिसमें प्रत्यय लगता है, पूर्वकालिक जो समय से पहले जो क्रिया होती है, अनुकरणात्मक जिसमें ध्वनि का से क्रिया बनती है। समझ में आ गई? जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो आज हमने क्रिया को समझ लिया है, आप इसका अध्ययन कीजिए।